स्वागत है दोस्तों और आज आप सुनने वाले हैं कहानी ईदगाह जिसको लिखा है प्रेमचंद जी ने। इनको कथा सम्राट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन्होंने 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी हैं और इनको उपन्यास सम्राट की उपाधि भी दी गई है। और आज मैं ये जो कहानी पढ़ने जा रहा हूँ ईदगाह, ये सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन की दृष्टि से ही अहम नहीं है, बल्कि इसको नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी में भी जगह दी गई है, उसके सिलेबस में भी जगह दी गई है। तो उसमें भी डायलॉग्स पूछ लिए जाते हैं कि ये डायलॉग किसका है। तो वो डायलॉग्स हम तब याद कर पाएंगे एग्ज़ाम में जब हम इस कहानी को गहराई से पढ़ चुके होंगे। ऐसा नहीं है कि इस कहानी के हम सिर्फ़ और सिर्फ़ सारांश को पढ़कर चले जाएँ और क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आएँगे उनको हम जवाब दे पाएँ। वैसे तो इस कहानी को यूट्यूब पर डालने का मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ मनोरंजन ही था पहले, लेकिन फिर मैंने एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थियों की दृष्टि को भी ध्यान में रखकर ये कहानी पढ़ना शुरू करी है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है। यानी संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रेमचंद जी ने गांव का चित्रण किस तरह से करा है और आपसी भाईचारे का चित्रण किस प्रकार करा है कि लोग एक दूसरे की सहायता किस प्रकार करते हैं और भाईचारा एवं प्रेम के साथ में गांव में लोग रहते हैं। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोजा रखा है, वो भी दोपहर तक, किसी ने वो भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो बस ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वो आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सिवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सिवैयाँ खाएंगे। वो क्या जाने कि अब्बाजान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आंखें बदल लें तो ये सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है, 1, 2, 10, 12। उसके पास पूरे 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनती चीजें लाएंगे। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वो 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसके बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को नहीं पता क्या बीमारी है, कहती तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वो दिल में ही सहती थी, और जब ना सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बहुत बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वो प्रसन्न है। जब उसके अब्बाजान थैलियाँ और अम्मीजान नेमतें लेकर आएंगी, नेमतें का मतलब होता है बहुत सारे गिफ्ट्स।
तो वो दिल के अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन, उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वो डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। इस घर में उसका कोई काम नहीं। लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। बिल्कुल ना डरना। आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक 4-5 साल का बच्चा जब अपनी बूढ़ी दादी से ये कहेगा, तो कैसा लगेगा। आप जितनी भी कहानी है, इसको आत्मसात करने की कोशिश करें और इसका चित्रण अपने मन में करने का प्रयास करें। आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि आप वहीं हामिद के पास में हैं, जो कि इस कहानी का केंद्र बिंदु है। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है। उसे कैसे अकेले मेले जाने दे। उस भीड़ भाड़ से बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो। नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे। पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वो थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेती, लेकिन यहाँ सेवइयाँ कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीजें जमा करते लगेंगे। मांगे का ही तो भरोसा ठहरा। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रेमचंद जी ने किस तरह अपनी शैली में मुहावरों को एक प्रमुख स्थान दिया है। इसी ईद के लिए कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का रोज दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। वही तो बिसात है और ईद का त्योहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगावे। धोवन और नाइन और मेहतरानी और चूड़ी हारिन सभी तो आएंगी। सभी को सेवइयाँ चाहिए और थोड़ा किसी को आंखों नहीं लगता। किस किस से मुंह चुराएगी। और मुंह क्यों चुराए। साल भर का त्योहार है। जिंदगी खैरियत से रहे। उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। अक्सर नेट और जेआरएफ के क्वेश्चंस इस तरह से भी बन सकते हैं कि ईदगाह कहानी में इनमें से का अ, किसका जिक्र नहीं किया गया है। उसके अंदर ऑप्शंस में दे दिया जाएगा, ग्वालन, चूड़िहारिन, धोबन, नाइन, मेहतरानी। इसीलिए जो भी बच्चे अ, ख़ास तौर से नेट, हिंदी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इस कहानी को लाइन और पंक्तिबद्ध होकर पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वो कभी थक सकता है भला। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। पक्की चारदीवारी बनी हुई है। पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहां से एक फर्लांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगीं। ये अदालत है, ये कॉलेज है, ये क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच। उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए, अभी तक पढ़ने जाते हैं। इसके अंदर बच्चों की मानसिकता का वर्णन किया गया है कि बच्चे किस प्रकार इस दुनिया को देखते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे। इतना पढ़कर हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े-बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, रोज़ मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे,
और क्या क्लब घर में जादू होता है? सुना है यहाँ मुर्दों की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े-बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और वहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े-बड़े आदमी खेलते हैं मूंछों दाढ़ी वाले, और मेमें भी खेलती हैं। सच, हमारी अम्मा को वो दे दो, क्या नाम है, बैट, तो उसे पकड़ ही ना सकें, घुमाते ही लुढ़क जाएँ। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ काँपने लगे, अल्लाह कसम। ये इस टाइप के जो डायलॉग्स हैं, जो कथन हैं, वो एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं कि प्रस्तुत कथन किसने कहा है। ऑप्शंस में दे दिया जाता है, मोहसिन ने, महमूद ने, हामिद ने। तो ये कथन ध्यान से पढ़ना और इनको स्मरण रखना अत्यंत आवश्यक है। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, चलो मनो आटा पीस डालती हैं, जरा सा बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं, 5 घड़े तो तेरी भैंस पी जाती है। किसी मेम को एक घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा छा जाए। महमूद महमूद बोला, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं कर सकती? मोहसिन ने कहा, हाँ, उछल-कूद तो नहीं कर सकतीं, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी। अम्मा इतनी तेज़ दौड़ीं कि मैं उन्हें पा ना सका। सच। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुईं। आज खूब सजी हुई थीं, इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक-एक दुकान पर मनो होंगी, सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वो तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन ना आया, ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे? मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी? किस खजाने में चाहें चले जाएं, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते जनाब। आप हैं किस फेर में? हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो गए उसे टोकरों जवाहरात दे दिए। अभी यहाँ बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाएं। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते हैं? मोहसिन ने कहा। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते हैं? मोहसिन ने कहा, एक एक सिर आसमान के बराबर होता है जी। ज़मीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हामिद हामिद बोला, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे? कोई मुझे वो मंत्र बता दे तो एक जिन्न को खुश कर लूं। मोहसिन ने कहा, अब यह तो नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज़ चोरी हो जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा लेंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। जुमेराती का बछड़ा उस दिन खो गया था। 3 दिन हैरान हुए, कहीं ना मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने में है और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबर दे जाते हैं। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उनका इतना सम्मान है। आगे चले, ये पुलिस लाइन है, यहीं सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। रैटन, फाइफो, रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाएं। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, ये कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जानते हो अजी हजरत, ये चोरी करते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, 20 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं? हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये भ्रष्टाचार अभी का नहीं, बल्कि बहुत पहले का हमारे देश में कदम जमा चुका था।
जिसका चित्रण प्रेमचंद जी ने अपनी इस कहानी के माध्यम से किया है। हामिद ने पूछा, ये लोग चोरी करवाते हैं तो इन्हें कोई पकड़ता नहीं? मोहसिन ने कहा। मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो ये लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए, मामू के घर में आग लग गई। सारी लेई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक न बचा। एक दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर न जाने कहाँ से 100 कर्ज लाए तो बर्तन भांडे आए। हामिद ने कहा, 100 तो 50 से ज्यादा होते हैं। कहाँ 50, कहाँ 100। 50 एक थैली भर होता है, 100 दो थैलियों में भी ना आए। अब बस्ती घनी होने च लगी अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए। कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर। सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का ये छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। आप देख रहे हैं कि प्रेमचंद जी ने यहाँ पर उर्दू, हिंदी और फारसी के मिले-जुले अल्फाजों का यहाँ पर प्रयोग करा है, जो कि उस समय की आम जनता के प्रयोग में थी। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थीं। जिस चीज की ओर ताकते ताकते ही रह जाते, और पीछे से बार बार हॉर्न की आवाज होने पर भी न चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे आते आते बचा। सहसा ईदगाह नजर आई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है। जाजिम मतलब जानमाज़, जिसके ऊपर मुस्लिम वर्ग के लोग अपनी नमाज अदा करते हैं। और रोज़ेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई हैं, पक्के जगत के नीचे तक, जहाँ जाजिम भी नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है, यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों और एक साथ बुझ जाएं। और यही क्रम चलता रहा। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानो भा मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। यहाँ पर हमारा एक भाग का अंत हो जाता है, और यहाँ से अब हम शुरू करते हैं अपना दूसरा भाग। नमाज खत्म हो गई है, लेकिन आपस में गले मिल रहे हैं। मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का ये दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। ये देखो, हिंडोला है, एक पैसे देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। ये चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों में लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। इस वाली पंक्ति में हुँ, हामिद के मित्र वर्ग का नामकरण किया गया है, और इसमें सारे उसके मित्रों का नामों का विवरण किया गया है, जो कि महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। महमूद के दोस्त कौन-कौन से हैं? मोहसिन, नूरे, सम्मी। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास हैं, अपने कोष का 1/3 ज़रा-सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। उधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबन और साधु। वह कितने सुंदर खिलौने हैं, अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है।
मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए है, मशक का मुँह एक हाथ से पकड़े हुए है, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विद्वता है उसके मुख पर, काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी सुनहरी ज़ंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए मालूम होता है, अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहा है। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि कौन से बालक ने कौन से खिलौने का चयन किया है, क्योंकि परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं, हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं, इतने महँगे खिलौने वो कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर-चूर हो जाए, ज़रा पानी पड़े तो सारा रंग घुल जाए, ऐसे खिलौने लेकर वो क्या करेगा? किस काम के? मोहसिन कहता है, मेरा भिश्ती रोज़ पानी दे जाएगा साँझ सवेरे। महमूद कहता है, और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, और चोर आएगा तो फ़ौरन बंदूक से फायर कर देगा। नूरे ने कहा, और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी ने कहा, और मेरी धोबन रोज़ कपड़े धोएगी। हामिद खिलौने की निंदा करता है, मिट्टी ही के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाए, लेकिन ललचाई हुई आँखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि ज़रा देर के लिए उनके हाथ में ले सकता। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक हो। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं, किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं, हामिद उनकी बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आँखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार हैं। हामिद को संदेह हुआ, ये केवल क्रूर विनोद है, मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन वो जानकर भी वो उसके पास जाता है। लेकिन ये जानकर भी वो उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से ये रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुँह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियाँ बजा-बजा कर हँसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन कहता है, अच्छा अब की ज़रूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जाओ। हामिद ने कहा, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? सम्मी ने कहा, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या-क्या लोगे? महमूद ने कहा, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद, मोहसिन बदमाश है। हामिद ने कहा, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में उसकी कितनी बुराइयाँ लिखी हैं। मोहसिन ने कहा, लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिलें तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद ने कहा, हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे पास सारे पैसे खर्च हो जाएँगे तो ये हमें ललचा-ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की, लड़कों के लिए जहाँ कोई आकर्षण न था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख़्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियाँ उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वो चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वो कितना प्रसन्न होंगी। फिर उनकी उँगलियाँ कभी न जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा? व्यर्थ में पैसे ख़राब होते हैं। ज़रा देर ही तो खुशी होती है। फिर वो खिलौने को कोई आँख उठाकर तक नहीं देखता। या तो घर पहुँचते-पहुँचते टूट-फूट कर बराबर हो जाएँगे, या छोटे बच्चे जो मेले में नहीं आए हैं ज़िद करके ले लेंगे और तोड़ डालेंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है, रोटियाँ तवे से उतार लो, चूल्हे में सेंक लो, कोई आग माँगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाज़ार आएँ, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। रोज़ हाथ जला लेती हैं। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सब के सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ लीं, मुझे किसी ने एक भी ना दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा ये काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूँगा, खाएँ मिठाइयाँ, आप मुँह सड़ेगा, फोड़े-फुंसियाँ निकलेंगी।
आप ही ज़बान चटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसे चुराएँगे और मार खाएँगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी ही लिखी हैं। मेरी ज़बान क्यों खराब होगी? दादी चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा दादी के लिए चिमटा लाया है। कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कोई इन्हें दुआएँ देगा। बड़ों की दुआएँ सीधे अल्लाह के दरबार में पहुँचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद यूँ मिज़ाज दिखाते हैं। मैं भी इनसे मिज़ाज दिखाऊँगा। खेलें खिलौने और खाएँ मिठाइयाँ। मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी का मिज़ाज क्यों सहूँ? मैं गरीब सही, किसी से कुछ माँगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बाजान कभी न कभी तो आएँगे ही, अम्मी भी आएँगी ही। फिर इन लोगों से पूछूँगा कितने खिलौने लेंगे। एक-एक को टोकरियाँ खिलौने दूँ और दिखा दूँ कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। ये नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियाँ लीं तो चिढ़ा-चिढ़ा कर खाने लगे। सब के सब खूब हँसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हँसें? मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और आदमी साथ न देखकर कहा, वो तुम्हारे काम का नहीं है जी। बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है? और यहाँ क्यों लाए हैं? तो बताते क्यों नहीं कि कै पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक-ठीक बताओ, ठीक-ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो लो, नहीं चलते बनो। हामिद ने कलेजा मज़बूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? ये कहता हुआ वो आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियाँ ना सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा, मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। ज़रा सुनें, सब के सब क्या-क्या आलोचनाएँ करते हैं। मोहसिन ने हँसकर कहा, ये चिमटा क्यों लाया पगले? इससे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा, ज़रा अपना भिश्ती ज़मीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर-चूर हो जाएँ बच्चों की। महमूद बोला, तो ये चिमटा कोई खिलौना है? हामिद ने कहा, खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा, बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया, फ़कीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। खिलौने कितना ही ज़ोर लगाएँ, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? दुआ ने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेरे से दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए हैं। मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूर एक तरफ हैं, हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा है। सम्मी तो विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष से जा मिला, लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से 1-1, 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित होते हैं। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक ओर मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा, जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है। ये अजय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाएं। मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागें। वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे मुंह में चोगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाएं। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाएँ, मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागें, वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुँह छिपाकर ज़मीन पर लेट जाएँ। मगर ये चिमटा, ये बहादुर, ये रुस्तम-ए-हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आँखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का ज़ोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता।
हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट लगाएगा तो दौड़ा हुआ पानी लेकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया। वो मह मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमक पहुंचाई, अगर बच्चा पकड़ जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़कर कहा, ये सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चढ़ाकर कहा, ये बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन ये बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे ये वकील सिपाही और भिश्ती लौंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वो काम है जो ये रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवा और कर भी क्या सकता है। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा, तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, खाली गाली गलौज थी, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सूरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई देलचा कनकौआ किसी गंडे वाले कनकौए को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तम हिंद है, अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे समेत किसी को भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी। विजेता को हारने वालों से भी सत्कार मिलना स्वाभाविक है। वो हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि की शर्त तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद ने इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चढ़ा रहा था सच, ये चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा मालूम होता है। अब बोले। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया है, चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा? महमूद ने कहा, दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मारना पड़े, अम्मा जरूर कहेंगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश ना होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होंगी। 3 पैसों ही में तो उसे सब कुछ करना था, और उन पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल ज़रूरत न थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। ये उस चिमटे का प्रसाद था। और अब शुरू होगा तृतीय अंक इस कहानी का। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जा उछली, तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक से धरे। इस पर भाई बहन में खूब मार पिटाई हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा ये शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से दो दो चांटे और लगाए। मियाँ नूरे के वकील का अंत उनके प्रतिष्ठानुकूल इससे ज्यादा गौरवमयी हुआ। वकील जमीन पर या नाक पर तो नहीं बैठ सकता,
उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में खूंटियाँ गाड़ी गईं, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, पटरे पर कागज़ का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भाँति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में बस अदालतों में खस की टट्टियाँ और बिजली के पंखे रहते हैं। क्या यहाँ मामूली पंखा भी ना हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूरे पर डाल दी गई। घूरा मतलब कूड़ा। अब रहा महमूद का सिपाही, उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जो अपने पैरों पर चले, वो पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने ये टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से "छोने वाले, जागते लहो" पुकारते चलते हैं। मगर रात तो अंधेरी ही होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती है, टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वो अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया है जिससे वो टूटी टांग को आनन फानन जोड़ सकता है। केवल गूलर का दूध चाहिए, गूलर का दूध आता है, टांग जोड़ दी जाती है। लेकिन सिपाही को ज्यों ही खड़ा किया जाता है, टांग जवाब दे देती है। शल्य क्रिया असफल हुई, तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। एक टांग से तो ना चल सकता था, ना बैठ सकता था। अब वो सिपाही सन्यासी हो गया है। अपनी जगह पर बैठा-बैठा पहरा देता है। कभी-कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर का झालरदार साफा खुरच दिया गया है। अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। कभी-कभी तो उससे बाट का काम भी लिया जाता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में बिठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वो चौंकी। ये चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया ना पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा। तुम्हारी उंगलियां जो जल जाती थीं, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया और स्नेह भी वो नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। ये मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना ज़ब्त उससे कैसे हुआ? वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई। हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला और बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वो रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी-बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? तो आप लोगों ने इस कहानी को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। इस कहानी को पंक्तिबद्ध पढ़ना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में इसमें बीच में से लाइन के बीच में से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, डायलॉग्स पूछ लिए जाते हैं, इसके किरदारों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो इसलिए मैंने उन विद्यार्थियों की उम, इस दिक्कत को ध्यान में रखते हुए इस कहानी का पठन कार्य किया था। अब मैं आप लोगों से विदा लूँगा।
मैं हूँ वली कथावाचक।